आवाज आ रही है मेरी? जी सर। कल हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे कुछ, हाँ यहां तक हमने कर लिए थे ना क्वेश्चन, ये वाले यहां तक क्वेश्चन हो गए थे। आज ये हैं 77 के बाद 78, ठीक है। तो आज हिंदी इंग्लिश दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो इसमें पहला जो क्वेश्चन है आपका, अच्छा इसको फुल पे करते हैं। हाँ, पहला जो क्वेश्चन है वो है विद द रेफरेंस प्रधानमंत्री कौशल, है ना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो इसके नाम से कई सारी चीजें हमारे समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और ये क्या बोल रहे हैं, तो इसके बारे में बताइए कुछ। आप लोग देखिए, अगर दिमाग लगाइए कुछ हो सकता है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री विकास योजना कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रधानमंत्री का विकास योजना के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसमें देखिए पहला, हाँ सर टू भी ठीक है, थ्री भी ठीक। इट इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक, पहली बात कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वो श्रम और रोजगार मंत्रालय की स्कीम नहीं है ना। तो पहला ही इसमें सेंटेंस गलत है। तो पहला अगर सेंटेंस गलत है तो इसका मतलब है कि राइट आंसर कहां कहां पर हो सकता है, आप देख लीजिए। एक तो इसमें यानी यहां पर नहीं होगा, ये डी ऑप्शन नहीं है और ए नहीं है। तो यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो है। तो दो पे हमें नहीं सोचना है, सिर्फ तीन पे सोचना है ना। दो सही है इसका मतलब। अब इसमें दो में दिमाग लगाना ही नहीं था। तीसरा सेंटेंस है इट एम टू align the competitiveness of the unregulated workforce of the country to national skill qualification framework। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल सही है ये सेंटेंस कि देश के अविनियमित, अविनियमित का मतलब होता है कि ऐसा वर्कफोर्स जो कहीं फिक्स काम में नहीं लगा हुआ है, ठीक है, को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा के अंतर्गत जोड़ेगी। तो ये बात सही है। तो राष्ट्रीय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो इसमें दोनों दो और तीन सही है, ठीक है। तो सी आंसर है। देखो अनियमित, जो अनियमित लोग होते हैं यानी वो लोग जो कहीं एक जगह काम नहीं करते, है ना। जैसे मान लीजिए कि लेबर है या मनरेगा में है, उनका कोई एक जगह नाम नहीं होता है ना, उनका कोई नाम फिक्स नहीं होता है। तो उस सभी को इनके साथ जोड़ना है। इट अमॉन्ग द, दूसरा भी देख लीजिए, इट अमॉन्ग अदर थिंग्स विल आल्सो इम्पार्ट द ट्रेनिंग इन सॉफ्ट स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी, है ना, फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी। तो देखो आगे के लिए इसमें कई सारे वर्ड हैं, वो देख लीजिए। पहला वर्ड इसमें क्या है, पहला वर्ड है इसमें ट्रेनिंग, यानी इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरी चीज है इन सॉफ्ट स्किल। अच्छा सॉफ्ट स्किल का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट स्किल का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट स्किल का मतलब है, जैसे मान लीजिए अगर कोई 14 साल का बच्चा है, ठीक है, तो 14 साल के बच्चे को पहले बात तो काम लगाना नहीं है ना। तो लगाना भी है तो हम ये नहीं कह सकते कि तुम जाके कुछ मिट्टी उठाओ या कोई बोझा उठाओ। तो उसको हम अचार बनाने का काम बता सकते हैं, उसको हम फैन बनाने का काम बता सकते हैं, उसको हम कोई ऐसा काम बता सकते हैं जिसमें उसकी एनर्जी कम से कम लगे। तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट स्किल।
है ना, सॉफ्ट स्किल। अब आप मान लीजिए आप 55 ईयर के पर्सन को कोई काम दे रहे हैं, ठीक है, तो आप ऐसा तो नहीं देंगे उसको कि बहुत टफ हो, तो इसलिए। और दूसरा चीज है इसमें इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? इंटरप्रेन्योरशिप होता है कि लोगों के अंदर मैनेजमेंट डेवलप करना। इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है लोगों के अंदर उद्यम वृत्ति। उद्यम वृत्ति का मतलब क्या है यहाँ पे? कि लोगों के अंदर बिजनेस माइंड डेवलप करना, कि हाउ टू डू बिजनेस, हाउ टू अर्न, हाउ टू यूज द रिसोर्स, है ना। बिजनेस क्या होता है? हाउ टू लर्न एंड हाउ टू अर्न एंड हाउ टू यूज रिसोर्स, हाउ टू डू बिजनेस। ये सारी चीजें हैं इंटरप्रेन्योरशिप में। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आप किसी को बता दो कि रोजगार ऐसे होना है। और फाइनेंशियली एंड डिजिटली लिटरेसी। फाइनेंशियली एंड डिजिटली लिटरेसी का मतलब ये है कि लोगों को आप कंप्यूटर चलाना सिखा दो, है ना, MS वर्ड में काम करना सिखा दो, कुछ फाइलें बनाना सिखा दो, कुछ वीडियो अपलोड डाउनलोड ये सब करना सिखा दो। तो ये सारी चीजें होती हैं स्किल में, जिनके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती। मान लीजिए किसी को डेटा एंट्री बताना है, तो डेटा एंट्री में क्या है, सिर्फ उसको आपको जाके MS ऑफिस चलवाना सिखाना है, बस इतना है। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो नंबर दो आंसर सर, क्या? इसका आंसर 2 सही है। हाँ, केवल 2 और 3, यस दूसरा राइट। और तीसरा सही है। इन 1920 में किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रखा? ठीक है, 1920 में बताएं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान है बहुत। अच्छा तो वही है, बताएं। ऑल इंडिया होम रूल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, साउथ इंडिया लिबरेशन फेडरेशन और ये सही है सर, ए। ऑल इंडिया होम रूल स्वराज्य सभा। देखो, हिंदू महासभा 1925 में बनी है, ये बात ध्यान रखना। हिंदू महासभा 1925 में बनी है। और द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये दादा भाई नौरोजी की, ये तो बहुत पुराने हैं। ऑल इंडिया होम रूल लीग, ये बहुत बड़ी पार्टी है, इसके सामने स्वराज्य पार्टी कुछ भी नहीं, ठीक है। ऑल इंडिया होम रूल लीग जो है वो विदेश, मतलब आप समझ रहे हो, यानी अमेरिका से शुरू हुई, इंडिया में है, उसके सामने स्वराज सभा कुछ भी नहीं। तो इसमें साउथ इंडिया लिबरल फेडरेशन है, ठीक है। अब ऑल इंडिया होम रूल लीग से और स्वराज सभा से कंपेयर ही नहीं कर सकते। मतलब वही है कि हाथी और बिल्ली वाला है ना। तो ये है, तो इसमें एलिमिनेशन भी हो सकता है। हिंदू महासभा 1925 में बनी, और द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ये दादा भाई नौरोजी ने शुरू की थी। और ऑल इंडिया होम रूल लीग जो लाला लाजपत राय और एनी बेसेंट ने है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी सी। सर जो मोतीलाल नेहरू जी थे उन्होंने कौन सी पार्टी स्टार्ट की थी सर? स्वराज्य पार्टी बाद ही शुरू की, वो बाद ही शुरू की उन्होंने 1922 के बाद, ठीक है। तो वो स्वराज्य सभा और स्वराज्य पार्टी दोनों अलग है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, स्वराज्य पार्टी का गठन इसलिए किया गया था कि ताकि वो इलेक्शन लड़ सकें। देखो मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ था कि ये अंग्रेजों ने ये कांग्रेस को चुनौती दी थी, चैलेंज दिया था कि अगर आपको लगता है कि आपको चाहते हैं लोग, तो आप जाके विधानसभा में इलेक्शन होने थे 6 विधानसभा में। तो उन्होंने कहा अगर आपको लगता है कि आपके लोग चाहने वाले हैं, आपको आपके फॉलोअर हैं, तो आप इलेक्शन लड़के देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि वो लोग इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते थे। कौन? कांग्रेस के लोग। कांग्रेस
के लोग थे वो कह रहे थे कि अगर कहीं इलेक्शन खुदा ना खास्ता हम हार गए तो बड़ी बेइज्जती होगी और जो हमारा एक मूवमेंट चल रहा वो खत्म हो जाएगा। और मुझे लगता है, खुद मुझे लगता है कि उस समय कांग्रेस का इलेक्शन न लड़ना वो बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि हारने से अच्छा है कि जीतने की गलतफहमी। उस समय लोगों की कांग्रेस से आस थी, और सबसे बड़ी बात है गांधी जी ने मना किया था। गांधी जी चाहते थे कि लोगों की उम्मीद जिंदा रहे, तो कांग्रेस अगर हार जाती तो लोग उम्मीद खत्म हो जाती। तो 1922 में विधानसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए कांग्रेस के कुछ लोग, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, निकलकर नई पार्टी बना दी, स्वराज्य पार्टी। और वो पार्टी इसलिए बनाई थी इलेक्शन लड़ने के लिए, और स्वराज्य पार्टी जीती भी। उसने 6 राज्यों में से 4 राज्यों में जीत हासिल की। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा प्लान था उनका। तो स्वराज्य पार्टी वो है। अल्ताफ, समझ में आई बात कि क्यों बनी? जी सर। हाँ, स्वराज्य पार्टी मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने बनाई थी, और गांधी जी नहीं चाहते थे स्वराज्य पार्टी बने। नेक्स्ट देखिए इसमें विच, हाँ 79, अच्छा ठीक है। अब 79, हाँ 80 देखिए। 80 क्वेश्चन क्या कहता है बताएं। Which among the following event happened earliest? इनमें से देखो मैंने क्या बोला लास्ट, मैंने क्वेश्चन बोला था कि जो जैसे आज मैंने बताया क्लास में कि अकबर की जैसे जजिया को हटाना, ये सब करना, हमने कहा क्वेश्चन बन सकता है। दयानंद ने समाज का प्रतिष्ठा किया। स्वामी विवेकानंद स्टिमुलेशन, आर्य सभा। आवाज देखो, आवाज म्यूट कर लीजिए। हाँ, फाइनल आंसर दीजिए क्या है। उन्हें पूछा कि सबसे पहले, यानी इनमें से सबसे प्राचीन कौन सा है? स्वामी दयानंद, आर्य समाज, दीन बंधु मित्रा, नील दर्पण, बंकिम चंद्र चटर्जी रोट आनंद मठ, या सत्येंद्र नाथ टैगोर बिकम द फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड इन इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। बताएं कौन सा है जो सबसे पहले हुआ है इसमें? नील दर्पण। नील दर्पण इनमें सबसे सर नील दर्पण पहले हुआ था। हाँ, सबसे पहले ये हुआ है सॉरी, नील दर्पण इंसिडेंट सबसे पहले हुआ है। अब देखो इसमें पता है क्या है, बहुत सारी चीजें आपको नोट करने के लिए आपको मिल गई। पहले मिल गई आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने। ठीक है गुड्डू, ये चीजें तुम लिखते जाओ क्योंकि आगे तुम्हारे बहुत काम आने वाली। इन लोगों को तो पता होगी, आप ये चीजें नोट करते जाया करो कि आर्य समाज किसने बनाया? दयानंद सरस्वती ने। कभी मिलाने को भी आ सकता है। उसके बाद है नील दर्पण। सिर्फ आंसर समझ के, आंसर जान के मत रुक जाइए, इसको नोट कीजिए। नील दर्पण किसने लिखा? दीन बंधु ने। आनंद मठ किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, है ना। और पहले भारतीय हैं जो आईसीएस में पास हुए हैं, वो है सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो ये चारों सेंटेंस आपके काम के हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये यूपीएससी से सर्टिफाई है एकदम 100%। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो इनके खिलाफ। तो इसलिए ये सारी चीजें आपको नोट करते रहना है बीच बीच में। नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 है ना। Which of the following is are possible consequence of the heavy sand mining in the river beds? ये शायद करवा दिया क्वेश्चन, खैर फिर भी देख लीजिए। इनमें से कौन सा ऐसा कारण है जो सैंड माइनिंग से हो सकता है? सैंड माइनिंग जानते हैं? जी सर।
यानी सैंड माइनिंग का मतलब होता है नदियों से रेत को निकालना। नदियों का रेत निकालना से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको देखना है। बताएं। डिक्रीज द सैलिनिटी इन वाटर, पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड लोअरिंग ऑफ द वाटर लेवल, यानी जल का नीचे चला जाना। सर तीनों। देख लीजिए। अच्छा ये बताइए कि अगर 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 रेत निकाल लेंगे तो नदियों की लवणता कैसे कम हो जाएगी? तीन है सर, बी नंबर। अगर नदियों का रेत निकालेंगे तो लवणता तो कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो लवणता है वो रेत से नहीं है, उसमें घुले हुए खनिजों से है। ठीक है, तो पहली बात है कि इसका पहला आंसर गलत है। नदी की लवणता कम नहीं होगी। नदी सर की, सेकंड हुआ क्या? हाँ तो सर 2 इसमें 3 है अब देखो, हाँ जी। अब आंसर क्लियर हो गया आपका। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, केवल एक ही बचता है हमारा। ऐसे भी आंसर कभी आएंगे। सेकंड का होगा। हाँ अब देखो, पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई पानी फ्लो करता है तो उसके नीचे रेत रहता है। तो अगर कोई ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं, अगर कोई प्रदूषक हैं, तो वो रेत के ऊपर बैठ जाएंगे, पानी में नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, सर ये पानी, 2 बार क्वेश्चन हो चुका है सर। हाँ 2019 में भी था, क्या, 2019 का जो पेपर आपने कराया था सर, उसमें भी ये था। हाँ ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो अब ग्राउंड वाटर में कमी हो जाना, वाटर लेवल का कम हो जाना, ठीक है, आप जानते ही हैं। देखो होगा क्या कि मैंने पहले भी करवाया था, जैसे ये कोई नदी है ना, ये कोई पानी है और यहाँ से है, तो जब इतने में रेत है, ठीक है, इतने में अगर रेत है तो क्या होगा, अगर कोई पॉल्यूशन है तो रेत में रह जाएंगे, नीचे रिचार्ज नहीं होंगे। ठीक है, तो पॉल्यूशन में बढ़ जाएगा। अगर कोई भी पॉल्यूटेंट्स है वो पानी में चले जाएंगे। उसके बाद है ग्राउंड वाटर में कमी। तो क्या होगा कि जो पानी जो आता है वो इससे नीचे जमा होता रहता है। अगर ये रेत नहीं होगा तो ये एकदम हार्ड रॉक होगी। इससे क्या होगा कि पानी जो आएगा वो सीधे सीधे समंदर में चला जाएगा, वो नीचे रिचार्ज ही नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, पानी का स्तर गिरता चला जाएगा, मतलब बहुत गहराई में पानी फिर मिलेगा। ठीक है, ये है। तो इसका आंसर है केवल 2 और 3। इजी ऑप्शन, इजी थे, कोई दिक्कत नहीं है। बताएं 82 क्या कहता है? With the reference agriculture soil, consider the following statement। यानी एग्रीकल्चर सॉइल, यानी जो एग्रीकल्चर सॉइल है उसके बारे में बात की है उन्होंने। बताएं। देखिए पहली बात है ए हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल डिस्ट्रक्टली रिड्यूस इट्स वाटर होल्डिंग। मृदा में कार्बन की उच्च अंश जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करती है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर किसी भी सॉइल में अगर कार्बन ज्यादा है तो उसमें पानी ज्यादा रुकेगा। ठीक है, तो इसमें पानी ज्यादा रुकेगा, तो ये सेंटेंस गलत है। अच्छा आप बताइए, सीधी सी बात, सिंपल सी है, अगर कोई मिट्टी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मिट्टी है, बाकी इसमें कोई सेडिमेंट नहीं है, तो जिसमें सेडिमेंट है उसमें पानी ज्यादा रुक जाएगा, और जिसमें सेडिमेंट नहीं है वो पानी जल्दी फ्लो हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। समझ गए? तो ये सेंटेंस सही गलत है, मतलब वो कैपेसिटी रिड्यूस नहीं होगी कार्बन से, कैपेसिटी बढ़ेगी। तो अगर ये गलत है तो आई थिंक फिर देखो, है ना, ये गलत हो गए सारे, सीधे बी आंसर आ गया। ये समझ पा रहे हो आप लोग? नहीं यहाँ तक बताओ कि ये जी सर। ये कह रहे हैं कि अगर कार्बन सॉइल में ज्यादा होगा तो मृदा की पानी रखने की क्षमता कम हो जाएगी। कार्बन मतलब सेडिमेंट। हम आपको बताते हैं कि एक ऐसा मिट्टी है
जिसमें सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए रॉक है, सिर्फ रॉक है, और एक ऐसा मिट्टी है जिसमें प्लांट भी है ना, जिसमें एनिमल भी है, तो इसमें ज्यादा पानी रुकेगा कि इसमें ज्यादा रुकेगा? इसमें ज्यादा रुकेगा ना पानी, और यही तो कार्बन है। तो कार्बन जब ज्यादा होगा तो पानी ज्यादा रुकेगा, ठीक है, पानी ज्यादा सोखेगा, ये ध्यान रखना है। और ये अक्सर आपने प्रैक्टिकली भी देखा होगा, अगर जमीन पे कार्बन बिछा दो तो पानी सूख जाता है, खेतों में अक्सर यूज करते हैं हम लोग। तो ये है, तो बाकी देख लेते हैं। यानी केवल 3 सही है। सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन द सल्फर साइकिल, ऐसा कैसे हो सकता है? सल्फर साइकिल में कोई रोल प्ले नहीं करता क्या मृदा? बिल्कुल करता है। इरिगेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट टू द सैनिटाइजेशन ऑफ द सम एग्रीकल्चर लैंड। ये कह रहे हैं कि कुछ समय अवधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लिए लवणीकरण में योगदान कर सकती है। बिल्कुल सही है। देखो ये हमने पहले ही समझाया था, अगर किसी भी सॉइल में ज्यादा पानी आप देंगे तो क्या होगा, लीचिंग प्रोसेस से नमक ऊपर आ जाएगा। ये मैंने बहुत पहले समझाया था आपको, याद है ना? जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए ये कोई खेत है ना, ये एरिया है, तो अगर इसमें पानी भरा रहेगा, है ना, अगर इसमें पानी भरा रहेगा, क्या लिखा है, ओवर इरिगेशन, तो पानी भरा रहेगा तो जो इसमें जो मिट्टी में जो सोडियम है वो ऊपर आ जाएंगे। और हमने कई बार एग्जांपल दिया है आपको, जैसे ये मान लीजिए फील्ड है, खेत है, अगर इस खेत में कहीं यहाँ पर कोई पानी भरा रहता है तो उस खेत का जो रीजन है वो चिकना हो जाता है, वहां पर फिसलन हो जाती है। फिसलन इसलिए हो जाती है कि पानी भरा रहने से उसमें जो सोडियम है, जो लवण है मिट्टी में, वो ऊपर आ जाते हैं, है ना। इसी को कहते हैं लवणीकरण, है ना। और इसी से बचने के लिए किसान लोग जिप्सम का यूज करते हैं, जिप्सम का यूज। और ये समस्या हमारे हरियाणा पंजाब में सबसे ज्यादा है, हरियाणा पंजाब वेस्टर्न यूपी। कोई दिक्कत यहाँ तक? यस। नो सर। ये क्वेश्चन को समझिए तो फिर चीजें आगे समझ में आएगी। क्या आप देखिए कैसे क्वेश्चन अगर आप सही से समझते हो तो यूपीएससी क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होता। अब देखिए, द पार्टनरशिप ऑफ एक्शन ग्रीन इकोनॉमी पेज। अब ये बड़ा क्वेश्चन है, आसान भी होगा, बड़ा है इसलिए इसको, इसके ना वर्ड्स को पकड़िए, इसके वर्ड्स को पकड़िए। ये क्या कहता है कि पार्टनरशिप एक्शन ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है। ग्रीन इकोनॉमी का मतलब क्या है, हम डेवलपमेंट करेंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे लेकिन पर्यावरण को लॉस नहीं करेंगे, है ना। ग्रीन इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, हम जीवित रहेंगे मगर पर्यावरण को लॉस नहीं करेंगे, तो ये कह रहे हैं। अब देखिए इसमें इसे पूछा है, ए यूएन मैकेनिज्म असिस्ट कंट्री इन ट्रांजिशन टुवर्ड ग्रीनर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमी इमर्ज एट। हिंदी में एक बार समझ लीजिए, हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी, जो अपेक्षाकृत हरित और अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देश के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की क्रिया है। थोड़ा हिंदी ज्यादा ही टफ दे दी उन्होंने। अब देखिए, जोहान्सबर्ग 2020 संधारणीय विकास का पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। पहली बात है कि पृथ्वी सम्मेलन 2002 में नहीं हुआ है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ है और रियो डी जेनेरियो में हुआ है, ठीक है। अर्थ समिट 2002 में नहीं हुआ, ये 92 में हुआ है ना, ब्राजील में, या रियो डी जेनेरियो में हुआ है, ठीक है, अर्जेंटीना में। अब देखते हैं द यूनाइटेड नेशन
कॉन्फ्रेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 रियो डी जेनेरियो, ये हुआ है, लेकिन इसको भी होल्ड करते हैं, ठीक है। द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, हमारी बात समझिए आप, यहाँ पर बात हो रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की और यहाँ पर बात हो रही है क्लाइमेट चेंज की। अगर दोनों में आपको ग्रीन इकोनॉमी से रिलेट करना हो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करोगे ना कि क्लाइमेट चेंज को। हमने क्या बोला कि हम इन इकोनॉमी को डेवलप करेंगे लेकिन एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाए बिना। तो ये किसका अर्थ है, ये मीनिंग है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ठीक है। तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ये दिल्ली में कभी हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर है बी। देखो इसमें पहली बात तो ये वाला ए और डी ये तो आसानी से एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि जो अर्थ समिट हुआ है वो 92 में हुआ है और रियो डी जेनेरियो में हुआ है। दूसरी बात कि दिल्ली में कोई वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 16 में नहीं हुआ है, करंट की न्यूज है। उसके बाद अब आ जाते हैं यहाँ पर बी और सी में। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा आपको, यहाँ बात हो रही है ग्रीन इकोनॉमी की और यहाँ लिखा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सीधी सी बात है कि सस्टेनेबल यूज ही तो ग्रीन है। यस, समझ में आ रहा है कि नहीं? सस्टेनेबल यूज यानी सतत उपयोग ही ग्रीन है ना। ग्रीन इकोनॉमी का सीधा सीधा मतलब है कि सतत उपयोग। हम इस तरह से इकोनॉमी को डेवलप करेंगे कि पर्यावरण हानि ना हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है, इनमें घबराना नहीं है। हमें पता है कि आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, लेकिन यहाँ क्लाइमेट को कोई बात ही नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो इसलिए इसका बी आंसर है। कोई डाउट है तो बता दीजिए अभी। सर हिंदी में एक बार सर समझा दीजिए सर। कौन सा? जो आंसर है उसका। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 रियो डी जेनेरियो। वो ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन में, एक मिनट ये क्या हो रहा है इसमें, हाँ ठीक है, द पार्टनरशिप ऑफ एक्शन ग्रीन इकोनॉमी, एक एक्टिविटी शुरू हुई थी ग्रीन इकोनॉमी की। यानी ग्रीन इकोनॉमी हरित अर्थव्यवस्था की संकल्पना है ना। हरित अर्थव्यवस्था एक संकल्पना है, एक कॉन्सेप्ट है। तो वो कह रहे हैं कि किससे संबंधित है वो, तो वो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 से संबंधित है। बस ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर सॉइल, अच्छा ये तो वापस आ गया, ठीक है, हाँ ये है। अच्छा बताइए, तो ये तो आपको पता होगा, 3D प्रिंटिंग हैज एप्लीकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या है ये 3D मुद्रण, क्या है 3D पेंटर, क्या है बताएं। अब हिंदी समझ में आ रही है? ये हिंदी में क्या लिखा होगा बताइए, एक नंबर पे क्या लिखा है भाई बताओ। मिष्ठान, मिष्ठान की चीज बनाने में। अब इधर इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश में समझ में आ रहा है? ये खुद पढ़े या खुदा पढ़े, ये ट्रांसलेशन है यूपीएससी का। Consider themes manufacture of the bands the years. तो क्या है इसका राइट आंसर? 3D प्रिंटिंग क्या है? 3D प्रिंटिंग हैज एप्लीकेशन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी किस में 3D प्रिंटिंग होता है? सर 2 नंबर होगा, मैन्युफैक्चर ऑफ बिनोइक आयर्स। मैन्युफैक्चर ऑफ बायोनिक ईयर या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी होता है,
हर किसी में होता है इसमें 3D प्रिंटिंग, ठीक है। तो उसका डी आंसर है 1 2 3 4 5। 3D प्रिंटिंग किसका नहीं होता है? सबका होता है, ठीक है। तो ये बस घुमाने को दिया है क्वेश्चन और कुछ भी नहीं। तो बस आप कौन सा आंसर होगा? डी आंसर है, सभी में होता है 3D प्रिंटिंग, Okay. सभी में होता है। 3D प्रिंटिंग का मतलब हम उसके किसी भी चीज को एक बार में 3 तरफ से देख सकते हैं, एक बार में, उसको 3D कहते हैं। सर जो सिनेमा हॉल में 3D वो ये कि नहीं क्या? हाँ, बस 3D वाला वही है। ठीक है ठीक है। हाँ, 3D मूवी तो अब तो मूवी नहीं है, 3D कहाँ से रहेगी? इंडिया में 2-4 तो मूवी आई है 3D। चलिए बताइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द बैरन आइलैंड वॉल्केनो इज एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी, ठीक है। तो बैरन आइलैंड है, तो एक्टिव ज्वालामुखी है और भारतीय सीमा में स्थित है, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस कहता है कि बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार, है ना, ग्रेट निकोबार। अब मैंने देखो कई बार आप लोगों को समझाई ये चीज, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं एक बार। क्या है, जैसे जब भी अंडमान निकोबार की बात करते हैं ना, तो ये अंडमान निकोबार दो तीन पार्ट में डिवाइड है, और एक तरह से यहाँ भी है, कुछ इस तरह से अंडमान निकोबार है ना। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये अंडमान है, ठीक है, ये अंडमान है। और ये वाला जो पार्ट है ये निकोबार है। ये वाला क्या है? ये निकोबार है। और ये जो वाटर बॉडी है बीच में, ये 10 डिग्री चैनल है, ठीक है, 10 डिग्री चैनल, ये 10 डिग्री चैनल है। ये हमने कई बार बताया, ये अंडमान है, ये निकोबार है। और जो बैरन आइलैंड है वो यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। जो बैरन आइलैंड है वो इस जगह पर, इस टेरिटरी में, यहाँ पर। अब ये क्या कह रहा है कि ग्रेट निकोबार के ईस्ट में है, यानी ग्रेट निकोबार यहाँ पे कहीं होगा, ये यहाँ बता रहा है कितना, 140 किलोमीटर, जबकि वो ईस्ट में किसके है? अंडमान के, अंडमान के ईस्ट में है, ना कि निकोबार के। देखो मैंने कई बार आपको बोला है, सारी चीजें अपने ध्यान में, जहन में बैठा के रखिए। और इसे मैंने कई बार आपको समझाई है कि ये अंडमान निकोबार आइलैंड है, तो नॉर्दर्न वाला एरिया अंडमान है, साउदर्न वाला निकोबार है। आज उसका क्वेश्चन भी आ गया। अगर इतना तो आपको पता होगा कि जो बैरन आइलैंड है वो यहाँ पर है, इतना तो आपको कंफर्म होगा कि बैरन आइलैंड यहाँ पर है। अगर आपको ये कंफर्म होता कि अंडमान ये है, निकोबार ये है, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होता। कितनी बेसिक सी बात है ना। मुझे लगता है 6th क्लास के एनसीईआरटी में दिया होता है ये चीज, तो मैप से क्वेश्चन बना दिया उन लोगों ने, एटलस से, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया होगा। अब देखिए, हाँ, तो इसका मतलब है कि ये वाला सेंटेंस गलत है, ठीक है। अगर ये वाला सेंटेंस गलत है, तो यानी आंसर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। अब आंसर किधर है? नहीं, अच्छा, इसमें थोड़ी ना 2 है, जहां 2 है वो नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा और ये वाला नहीं होगा। अब देखते हैं, तीसरा भी देख लेते हैं, देखना ही पड़ेगा। द लास्ट टाइम बैरन आइलैंड एक्टिव इरप्ट वाज इन 1991। ये ऐसा नहीं है, ये 2006 में फिर से एक्टिव हुआ था, सॉरी 2014 में, 2014 में ये फिर से एक्टिव हुआ है, 2014 में, ठीक है। तो ये भी सेंटेंस गलत है, मैंने आपको कई बार बोला भी है, 2014 में फिर ये एक्टिव हुआ था, तो 91 में नहीं, अभी एक्टिव हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा केवल इसका ए आंसर है। और देखो इसमें इन्होंने क्या क्या करंट भी डाला है, मैप भी डाला है, ज्योग्राफी भी डाली है, और पॉलिटी भी डाल दी उन्होंने। क्या कि बैरन आइलैंड वॉल्केनो भारत की टेरिटरी में है,
एक क्वेश्चन में कितनी चीजें डाली इन्होंने, करंट, मैप, ज्योग्राफी और पॉलिटी। अब इसे क्या समझोगे, ये क्वेश्चन पॉलिटी का है या मैप का है या ज्योग्राफी का है ना। तो इसलिए यूपीएससी के, और जो मैं यही देखता हूँ यूपीएससी के जो पेपर होता है ना, तो शाम को कोचिंग वाले लिस्ट निकाल देते हैं, इतने क्वेश्चन हिस्ट्री से आए, इतने ज्योग्राफी से आए। अरे ऐसा नहीं होता, इतना आसान नहीं है ये बता पाना ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का है या पॉलिटी का है या मैप का है। बस उन्होंने ज्वालामुखी देख लिया, ज्योग्राफी समझ लिया, ऐसा थोड़ी ना, देखिए है ना। लोगों को समझ में नहीं आता है। स्टूडेंट भी बड़े खुश कि देखो 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं, 18 क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं, 15 क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं, 20 क्वेश्चन इकोनॉमी से आते हैं, बस। फिर वो पॉलिटी से कितना आती है? पॉलिटी से कितना क्वेश्चन पूछी जाती है? पॉलिटी से सब मिक्स होते हैं, कोई ऐसे आइडिया नहीं लगा पाएगा। मैंने अब ये क्वेश्चन बताइए ना, किससे आप रखोगे इसको, पॉलिटी में रखोगे या ज्योग्राफी में या मैप में? ऐसे सारे क्वेश्चन है ना। जैसे यही है। अब क्या करोगे, करंट बताओगे या साइंस टेक बताओगे इसको, या साइंस बताओगे, है ना। अब यही क्वेश्चन देख लो, ये करंट है या इकोनॉमी है या ज्योग्राफी है। मिक्सिंग क्वेश्चन है सर। इतना आसान नहीं है। एक साल वो लोग क्वेश्चन बनाते हैं और आपसे 2 घंटे में पूछते हैं। तो इसलिए इसमें फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा है। खैर देखिए, why is a plant called Prosopis juliflora? तो ये तो खैर प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा नामक पादप प्राय चर्चे में क्यों था, तो ये तो खैर करंट का क्वेश्चन है। और ये सीरीज का आंसर ही देख लो। एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें है, इसका आंसर है बी। इट टेंड्स टू रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी इन एरिया विच ग्रो। जहां ये उगता है वहां पर बायोडाइवर्सिटी कम कर देता है। ठीक है, जहां ये उगता है वहां बायोडाइवर्सिटी कम कर देता है। तो इसका मतलब समझ रहे, ऐसा इसमें तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है इसका राइट आंसर एक बार फटाफट। और तो पहला सेंटेंस सही है, गलत नहीं है। भारत को नेपोलियन के खतरे सुरक्षित रखना, तो ये भी सही है। ये लोग कह रहे थे कि देखो अगर नेपोलियन आता है तो हम आपको बचा लेंगे। और सी ऑप्शन कह रहा है कि कंपनी के लिए, आवाज आ रही नहीं सबको? हाँ, यस सर। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। तो कंपनी के लिए नियत आय नहीं थी, ठीक है। वो क्या कह रहे थे कि आप पैसा मत दीजिए, आप हमारे सोल्जर को अपने यहाँ रख लीजिए, बस। अब इसमें इनकम नहीं हो रही थी, ठीक है। तो यही गलत है, यही इसका आंसर है। अब डी भी देख लीजिए, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता, ये तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो धीरे धीरे ये लोग यही करना चाह रहे थे कि ब्रिटिश सुपरमेसी करना चाह रहे थे, ठीक है। तो बेलेजली की, अब देखो, अब बेलेजली की संधि ये क्या है ना, सब्सिडरी अलायंस क्या है, समझिए। अब इसका मतलब ये सही है सेंटेंस, ये सही है और ये सही है। यानी आपके पास ये 30 से 40 शब्द हैं जो आपको मिल गए सहायक संधि पर, ये है। कभी आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि सहायक संधि है क्या, तो ये तीनों सेंटेंस काम आ सकते हैं, है ना, काम आ सकते हैं तीनों सेंटेंस। नेपोलियन से खतरों को बचाना था, ये वो कह रहे थे। और दूसरा, भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्च स्थापित करना, ये भी था। तो इस तरह से समझना है आप, ये सिर्फ क्वेश्चन समझ के नहीं निकल जाना। इसका मतलब बाकी सेंटेंस सही है, यही गलत है। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या सही है, ऑप्शन ए की चेंज करना होगा उनको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 75, ओके 75 था, 76, निम्न में से किसमें भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, बताएं, अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। ये तीनों सही है। 1813, देखिए 1813 चार्टर्ड एक्ट में ये बोला गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी हर साल भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करेगी। तो ये नोट कर लीजिए, 1813 चार्टर्ड एक्ट में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला था कि वो लोग भारतीय शिक्षा पर 1 लाख पर ईयर खर्च करेंगे, एनुअल। ठीक है, उसके बाद जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823, तो ये भी ठीक है। और प्राच्य विद एवं आंग्ल विद, यानी एंग्लो इंडियन एंड वेस्टर्न डिस्प्यूट, तो ये तीनों हैं जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डालते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन बना दिया उन्होंने, एक आसान दिया तो एक टफ बना दिया, ये बैलेंस करते हैं लोग। अच्छा ठीक है, तो 34 क्वेश्चन था नहीं, इसलिए 34 यहाँ पर है। ओके, अब ये मैंने कई बार बताया, बताओ ये हमें बताना नहीं चाहिए। भारत में, भारतीय इतिहास में निम्न कौन भावी बुद्ध हैं, यानी जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, कई बार बात हुई है, बताइए। हैं? सर डी। ये मैंने बताया था, मैत्रेय हैं, आप देख रहे हैं। हाँ मैत्रेय हैं, और मैत्रेय को भावी अवतार बताया जा रहा है बुद्ध का, जो भविष्य में कभी अवतरित होंगे, कब होंगे वो नहीं पता। ठीक है, मैत्रेय जो है, ये बहुत क्वेश्चन आता है, स्टेट का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये, यूपीएससी। इससे क्या मतलब है सर, मैत्रेय का क्या है ये, थोड़ा बताइए। मैत्रेय वो व्यक्ति हैं जो भगवान बुद्ध के भावी अवतार हैं। तो पूछा गया है, मैंने बोला भी था कि मैत्रेय भगवान बुद्ध का दोबारा से अवतार होगा, तो भावी बुद्ध यानी आने वाले बुद्ध कौन है, वो मैत्रेय है ना, मैत्रेय ये है। ये नोट्स में लिखवाया था, एक बार देख लेना आप लोग, कॉपी अपने अच्छे से करवाया था मैंने इसको। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था कि अभी होने वाला है, ऐसा भावी बुद्ध का तो नहीं था ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये तो हो गया 76। अच्छा चलिए 77 ही क्वेश्चन है, ये तो बता दीजिए, ये तो पहले से किया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, आज की क्लास का। और कोई नहीं, आज पहले खत्म हो गए क्वेश्चन, हमारे ज्यादा नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है, कोडाई कनाल, कोल्लूरू, नैनीताल, रेणुका, बताओ। यस अल्ताफ। मुझे टूटी फूटी हिंदी आती है, मुझे थोड़ी। कोडाई कनाल है ना, तमिलनाडु। ठीक है, कोडाई कनाल तमिलनाडु, तो ये तमिलनाडु में है। और मैंने जब भी, शायद मैंने पहले भी कभी डिस्कस किया था ये क्वेश्चन, तो हमने बोला था कि वो लेक जो बहुत फेमस है, वो तो कृत्रिम झील नहीं हो सकती। जैसे कोल्लूरू बहुत फेमस है, नैनीताल भी फेमस है, रेणुका भी फेमस है, बस कोडाई कोनाल ये फेमस नहीं है। जैसे भारत में कई सारी कृत्रिम झीलें हैं, जैसे खासकर राजस्थान में जयसमंद है ना, राजसमंद है, इस तरह की कई सारी लेक्स हैं जो हैं, इंदिरा सागर है, गांधी सागर है, तो लेकिन बहुत न्यूज में नहीं रहती, क्योंकि बहुत बड़ी नहीं है, छोटी है, इसलिए। तो ये थे आज के क्वेश्चन, आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाए हमने, यही है। ठीक है, बताएं कुछ और। सर सेट का होने को था, मैसेज आया था मेरे पास 4 बजे होगा, लेकिन सर मेरे पास लाइट ही नहीं था, 12 से 6 तक लाइट नहीं था, और मैं 6 बजे मैसेज देखी। कोई नहीं, वो अभी मैंने इसलिए और रोक दिया है कि 27 तक देख लेते हैं। आज कितना हो गया, 22 हो गया है, ठीक है। फिर हाँ,
और कोई नहीं, वो तो सिर्फ 5-6 दिन का है। 11 पहले तो ये मान तो के फिर चलिए, एक तारीख से परमानेंट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं 24 तारीख से मैं खुद क्लास नहीं लूंगी, नहीं ले पाऊंगा सर। मेरा नहीं, तो ट्रीटमेंट वही चला मेरा भी है। प्लान है। तो होली के बाद मैं सोच रहा हूँ ना कि इन लोगों का भी साथ करवा दूंगा, आपका ही करवा दूंगा, तो उसी समय हो जाएगा होली के बाद से। जी सर, इनका भी टी-शर्ट तो है ही पूरा। ठीक है, तो बाकी हम लोग अल्ताफ बता, और कुछ रोक सकते हैं क्लास यहीं पे, है ना? जी सर, कोई हाँ। बाकी जो टॉपिक करवा रहे हैं उनसे नोट्स बनाया करो, तो तभी फायदा होगा। इस क्लास का तभी फायदा है कि आप हमसे ज्यादा इस पे वर्क करो, नोट्स बनाओ, बहुत जरूरी है वो।